हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था सब्जेक्ट का, और भी बहुत चीज़ें देखी थी, लेकिन अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था सब्जेक्ट का। फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन समझ ली थी, फ्लूइड क्या होता है वो समझ लिया था। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कल हमने क्या क्या देखा था। कल हमने यहाँ तक देखा था, व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड यहाँ तक देखा था। फ्लूइड की हमने इसको बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड। लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज this this definition is known as the classical definition of the fluid. Known as classical definition of the fluid। अगर इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको इसी डेफिनेशन को बताना है। अ फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस विच विल डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, डजेंट मैटर हाउ स्मॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो कल हमने यहाँ तक देखा था, फ्लूइड की हमने डेफिनेशन देख ली थी। कल मैंने आपको एग्जांपल देने भूल गया था कि कुछ एग्जांपल्स फ्लूइड्स के लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हर वो चीज़ जब शेयर फोर्स लगेगी और फ्लो करना, डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, वही कहलाएगा क्या? फ्लूइड। लिक्विड्स, ऑल द लिक्विड्स एंड ऑल द गैसेस। तो लिक्विड्स के अंदर सब आ गया, वाटर, ऑयल, ब्लड, ये सब चीज़ें आ गई लिक्विड्स। गैसेस, वेपर। अब गैस और वेपर में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस करके एक चैप्टर होता है, तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो फ्लूइड्स के कुछ एग्जांपल भी लिखवा दिए मैंने आपको, लिक्विड्स और गैसेस, वेपर और एटसेट्रा लिख लेते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आपको इसी डेफिनेशन को बताना है फ्लूइड में। और देखो यार, यहाँ पे मैंने आपको ये भी एक लिखवाया था कि ये आपको एक बताया था कि बॉटल, अगर वाटर बॉटल का एग्जांपल दिया था कल मैंने आपको। अगर वाटर बॉटल अगर ऐसे वर्टिकल पोजीशन में है तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है क्या? आई मीन पानी बाहर आ रहा है क्या बॉटल से? नहीं आ रहा है। तो लेकिन जो वर्टिकल फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। लेकिन जब हमने बॉटल को इंक्लाइन किया, बॉटल को टेढ़ा किया, तो पानी बाहर आना स्टार्ट हो गया, यानी कि फ्लूइड विल स्टार्ट डिफॉर्मिंग only when there is a shear force. It means what? इसका मतलब ये है कि जब तक, इसको हम नोट में लिखेंगे, जब तक फ्लूइड पे shear force लगेगा तभी वो डिफॉर्म करेगा। नॉर्मल फोर्स में लग रहा होगा, shear force के अलावा कोई भी फोर्स लग रही होगी तो फ्लूइड हमारा डिफॉर्म नहीं होगा। अब तक आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा बुकिश किताबों में कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज़ फ्लूइड, बट वो आधा डेफिनेशन है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज़ फ्लूइड अच्छी बात है, लेकिन वो आधा डेफिनेशन है। पूरा डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस विच विल डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ shear force।
जब shear फोर्स आएगी तभी फ्लूइड फ्लो होगा, राइट, तभी फ्लूइड हमारा फ्लो होगा। अगर फ्लूइड पे अगर नॉर्मल फोर्स लग रही है तो फ्लूइड हमारा फ्लो नहीं होगा। तो इसको हम नोट में लिखेंगे, नोट, नोट, रेड पेन, ओके। नोट, as long as there is a shear force, जब तक फ्लूइड पर, as long as there is a shear force, fluid will keep on deforming. As long as there is a shear force, fluid will deform continuously. shear फोर्स के अलावा और कोई दूसरी फोर्स लगेगी तो फ्लूइड हमारा फ्लो नहीं करेगा। मैंने आपको बॉटल जब वर्टिकल रखी हुई थी तब उसका एग्जांपल आपको बता दिया था। तो जो वर्टिकल फोर्स लग रही थी कौन सी, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, तो उस केस में फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा था क्या, पानी बाहर आ रहा था क्या बॉटल से, नहीं आ रहा था। जब हमने बॉटल को इंक्लाइन किया उस पर शेयर फोर्स लगी तभी हमारा पानी बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब तक हमारा बॉटल वर्टिकल थी, नॉर्मल फोर्स लग रही थी तो हमारा फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा था। यानी कि इसका मतलब क्या है, फ्लूइड इज इन अ रेस्ट कंडीशन। फ्लूइड क्या है, ठहरा हुआ है, और ठहरे हुए को हम किस में स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स। तो एक सेकंड पॉइंट और लिख लो नोट में ही, ये हमने नोट में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, नोट, सेकंड पॉइंट, फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड द shear force is what, ज़ीरो। अगर फ्लूइड रुका हुआ है, या इसको ऐसे भी समझ लो, फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, ठहरे हुए फ्लूइड को, फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड द shear force is ज़ीरो। स्टैटिक फ्लूइड, ये जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड द shear force is ज़ीरो। shear force is ज़ीरो। जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, तभी shear फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। तब तक फ्लूइड क्या है, shear फोर्स, तब तक shear फोर्स ज़ीरो रहेगी। शेयर फोर्स पिक्चर में तभी आएगी, शेयर फोर्स तभी आएगा जब फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा। अगर फ्लूइड रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो शेयर फोर्स नहीं लगेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है। चलो आज देखते हैं, ये जो मैंने दो नोट पॉइंट लिखवा लिए, फिर उसका आज, चलो आज देखते हैं। आज एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, difference between a solid and a fluid। सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। difference between solid and fluid। इसको ऐसे समझते हैं, देखो
ये एक मान लो एक प्लेट है, प्लेट मान लो, ठीक है। और ये रुकी हुई है प्लेट, जो है प्लेट इज इन अ रेस्ट कंडीशन, और इसके ऊपर यहाँ पे पूरा फ्लूइड है। फ्लूइड है यहाँ पर। ठीक है, अब ये फ्लूइड हमारा ठहरा हुआ है, रुका हुआ है करने, इमेजिन कर लो डैम में पानी है, ठीक है। तो डैम का मैंने कुछ सेक्शन आपको दिखाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। कौन सी फोर्स? शीयर फोर्स। तो हमारा क्या होगा, फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ये शीयर फोर्स कंटिन्यूस है, लगी हुई है सेम मैग्नीट्यूड की, कुछ ना कुछ से एक्स न्यूटन, ये फलाना न्यूटन, कुछ एक्स न्यूटन की है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, डजेंट मैटर, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा एक्स न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्योंकि हमने फ्लूइड की डेफिनेशन को समझा है कि एज लॉन्ग फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच विल डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, डजेंट मैटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कितना भी छोटे से छोटा मैग्नीट्यूड हो, फ्लूइड पे अगर शेयर फोर्स लगेगी तो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक शेयर फोर्स लगती रहेगी तब तक फ्लूइड हमारा कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो अभी एफ शेयर फोर्स लग रही है, ये हमारा एलिमेंट एट टाइम t1, कुछ टाइम t1 पे। अभी टाइम चलो इमेजिन कर लो, अभी 6:50, 6:50 को लिख लेते हैं एग्जांपल, 6:30 बजे, 6:30 बजे हमारा फ्लूइड यहाँ पर है। तो 6:31 को या 6:32 को, 1 मिनट बाद फ्लूइड हमारा कहीं, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं फ्लूइड के, ये कहीं और होंगे क्योंकि डिफॉर्म कर चुके होंगे ये, है ना। यहाँ से डिफॉर्म होके कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा, उसको डिफॉर्मेशन को नाम दे देते हैं डी थीटा, लेट्स से θ1। यार आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, मैं डिफॉर्मेशन को अलग कलर यूज़ करूँगा, कौन सा यूज़ करेंगे, लेट्स से डी θ1 फॉर टाइम t1 6:30 पे, ठीक है। और टाइम ये t1 पे, सॉरी यहाँ पर है, तो आफ्टर टाइम 6:30 पे हमारा फ्लूइड यहाँ पर है, 6:32 पे यहाँ पर आ गया। एग्जाम्पल ले लो यार, 6:32 2 मिनट बाद, ठीक है। मैं उसको डी, हमारा फ्लूइड कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, इसको हम नाम देते हैं 6:32। इसलिए देखो मैंने फ्लूइड का डिफॉर्मेशन d θ1 हो गया, इसलिए मैं कलर कोड भी सेम ही रख रहा हूँ जिससे आपको पहचानने में आसानी रहे। लेट्स से टाइम t3 पे 6:34, 2 मिनट बाद, तो हमारा फ्लूइड कहाँ पहुँच गया होगा, और कहीं आगे पहुँच गया होगा। तो यहाँ पर एक डिफॉर्म हो गया कि ये कितना हो गया डिफॉर्मेशन, d θ2। t1 क्या है, t1 टाइम है 0। इमेजिन, ये 6:28 ले लो यार, चलो 6:28 ले लेते हैं इसको, 2 मिनट का हम टाइम ले रहे हैं ना, 2 मिनट का हम गैप ले रहे हैं, 6:28, ठीक है। 6:28 पे हमारा फ्लूइड यहाँ पे था, तो सॉरी 6:30 पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसको हम डिलीट ही कर देंगे। 6:30 पे हमारा फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर था, हाईलाइटर लूँगा, 6:30 पे हमारा फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर था, है ना।
2 मिनट बाद उसका फ्लूइड का डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि शेयर फोर्स हमने अभी तक लगा के रखी है एफ शेयर फोर्स x न्यूटन की। और फिर 6:32 पे 2 मिनट बाद फ्लूइड हमारा यहाँ आ गया डिफॉर्म हो के। डिफॉर्मेशन कितना हुआ? d θ1 हुआ। ठीक है, 6:34 पे और 2 मिनट बाद क्या हुआ? हमारा फ्लूइड डिफॉर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। डिफॉर्मेशन क्या हुआ? d θ2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एट 6:32 डिफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे? d θ1। और 2 मिनट बाद 6:34 पे डिफॉर्मेशन क्या हुआ? d θ2। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो d θ2 है, डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है कि d θ2 डिफॉर्मेशन 2 ज़्यादा है डिफॉर्मेशन 1 से, और T1 भी ज़्यादा है। सॉरी, 6:34 टाइम T2 भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T1। T2 इज़ मोर देन T1। ऑल्सो दिस d θ2 इज़ मोर देन d θ1। तो मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ डिफॉर्मेशन भी चेंज हो रहा है इन केस ऑफ फ्लूइड्स। लिखता हूँ मैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट को मैं WRT लिखूँगा। पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। WRT विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफॉर्मेशन इज चेंजिंग इन केस ऑफ फ्लूइड्स। डिफॉर्मेशन इज चेंजिंग। और ये क्यों चेंज हो रहा है यार? ये भी तो सोचने वाली बात है। इसलिए चेंज हो रहा है कि फ्लूइड की डेफिनेशन ही है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच विल डिफॉर्म कंटिन्यूसली। वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा तब तक जब तक पे उस पर शेयर फोर्स एक्ट करता रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफॉर्मेशन इज चेंजिंग इन केस ऑफ फ्लूइड्स। अभी यहाँ से इन केस ऑफ फ्लूइड्स। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बॉटल का एग्जांपल दिया था, है ना? मैंने आपको कल बॉटल का एग्जांपल दिया था कि जो पानी, जब हमने उस बॉटल को इंक्लाइन किया, बॉटल को थोड़ा टेढ़ा किया, तो फ्लूइड हमारा क्या बाहर बह गया, पानी हमारा बाहर बह गया। तो जब आप शेयर फोर्स को हटा दो, मतलब बॉटल को वापस से वर्टिकल ओरिएंटेशन में, वर्टिकल पोजीशन में ले आओ, तो क्या हमारा जो पानी जो बाहर निकला वो क्या वापस आया? क्या वापस बॉटल के अंदर आ गया? क्या नहीं, क्या हो गया? जो एक बार जो बह गया सो बह गया, है ना? क्योंकि डिफॉर्मेशन क्या है? कंटिन्यूस है। अगर आप शेयर फोर्स हटाने के बाद भी हमारा फ्लूइड, मेरा कहने का मतलब है कि फ्लूइड अपने ओरिजिनल शेप में आया क्या? आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, शेयर फोर्स F हटाने के बाद फ्लूइड अपने ओरिजिनल शेप में आया? नहीं आया, राइट? ठीक है, अभी और समझो। अब समझो सॉलिड के केस में। लेट अस कंसिडर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ये नीचे से ऐसे फिक्स है, रखा हुआ है ग्राउंड पे। अब मैंने इस पे यहाँ से F शेयर फोर्स अप्लाई की। लेट्स से सेम मैग्नीट्यूड x न्यूटन की, जितना x न्यूटन ऊपर अप्लाई किया था सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स हमने अप्लाई की। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे इस चीज़ को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और अच्छे से समझेंगे। इसका क्या हो जाएगा? ये शेप चेंज हो जाएगा इस ब्लॉक का। ये वाली लेयर ऐसे हो जाएगी, सेम। तो ये थीटा जितना यहाँ पे डिफॉर्म हुआ होगा उतना ही यहाँ पे डिफॉर्म हुआ थीटा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ यार, ये सिंपल, ये रिजिड ब्लॉक है, सॉलिड है, तो ये टाइम T1, अब ये मैग्नीट्यूड लगा हुआ है F, 6:30 पे भी यही है, 6:30 पे भी यही है फोर्स है, 6:32 पे भी यही है, लेकिन ये विद इन द इलास्टिक लिमिट ही हम बात कर रहे हैं। 6:34 पे भी यही है।
तो जितना एक बार ये डिफॉर्म हो गया थीटा, तो उससे ज़्यादा डिफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। उससे ज़्यादा जितना एक बार ये डिफॉर्म, ये क्योंकि ये फ्लूइड नहीं है, ये सॉलिड है, इसको जितना एक बार में डिफॉर्म होना था, इसकी शेप जितनी चेंज होनी थी हो गई, इससे आगे ये चेंज नहीं होगा। 630 पे भी आपको इतना ही डिफॉर्मेशन दिखेगा, 632 पे भी इतना ही दिखेगा, 634 पे भी इतना ही डिफॉर्मेशन दिखेगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन केस ऑफ सॉलिड्स, in case of solids, deformation is not changing with respect to time. डिफॉर्मेशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो एक बार जितना डिफॉर्म होना था वो हो चुका। एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, जैसे ही मैं फोर्स एफ हटा लूँ तो ये हमारा जो सॉलिड है वो क्या होगा, वापस से बैक टू दी अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ विद इन द इलास्टिक लिमिट। आपको मेरे से ये क्वेश्चन मत करना सर उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन स्टोर्ड हो जाएगा, वो अभी हम ये वो होता है वो चीज़ आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब स्ट्रेस स्ट्रेन कब आएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तब उस चीज़ को आप और अच्छे से समझोगे। ठीक है, इलास्टिक रिकवरी क्या होता है। तो अभी आप एट प्रेजेंट यही समझ लीजिए कुछ ना कि इलास्टिक रिकवरी कम्प्लीटली रिकवर हो गया है और अपने बैक टू ओरिजिनल शेप में आ गया है। जैसे ही आपने एफ एक्स न्यूटन का ये फोर्स हटाया, रुको मैं हाईलाइटर लेता हूँ, जैसे ही आपने यहाँ पर ये एक्स न्यूटन का फोर्स हटाया, एज सुन एज यू रिमूव दिस एक्स न्यूटन shear force, the block will try to come to its original position because we are dealing within the elastic limit, because क्योंकि जो हमने जो फोर्स लगाई है विद इन द इलास्टिक लिमिट लगाई है, तो जो ब्लॉक क्या होगा, बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, हाँ, कि टाइम टी के साथ, मतलब जब 630 पे, 632 पे, 634 पे, तो फ्लूइड क्या है, सॉरी फ्लूइड नहीं, सॉलिड क्या है, जितना उसको डिफॉर्मेशन दिखाना था उसने दिखा दिया, टाइम के साथ ही वेरी नहीं हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लूइड्स में आपने देखा होगा कि 630 पे यहाँ पे, 632 पे यहाँ पे आ गया, 634 पे फिर ये यहाँ आ गया, है ना। फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं है, सॉरी सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं है। सॉलिड्स के केस में जितना उसको डिफॉर्मेशन दिखाना था उसने दिखा दिया एक बार में। तो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, नोट, अब नोट लिखेंगे, नोट लिखना है तो रेड कलर से लिखेंगे, नोट पढ़ेंगे तभी तो नोट मिलेंगे। जोक सपाट, नोट। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफॉर्मेशन टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, बट फ्लूइड्स में डिफॉर्मेशन टाइम के साथ वेरी हो रहा है। देयरफॉर इन केस ऑफ फ्लूइड्स, rate of deformation is important. In case of fluid, rate of deformation is important. ब्रैकेट में लिख देता हूँ d थीटा बाय dt
while in case of solids डिफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसको मैं और प्रिसाइसली लिखूँ तो ओनली डिफॉर्मेशन। डी थीटा। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, यही था डिफरेंस सॉलिड्स और फ्लूइड्स में। इसलिए आपने देखा होगा, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं या कहीं पहले पढ़ के आए होंगे या बुक्स में आपने अपने कॉलेज करिकुलम में पढ़ा होगा कि फ्लूइड्स की बात आती है तो हम डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं। और जब इन केस ऑफ जब हम शीयर स्ट्रेस लिखते हैं, शीयर स्ट्रेस क्या है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इन केस ऑफ फ्लूइड्स के केस में हम डी थीटा बाई डी टी डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम लेते हैं। बट लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, जहाँ पे टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा आप सिर्फ शेयर स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, तो आज ये पॉइंट क्लियर हो गया। वाई इन केस ऑफ फ्लूइड्स वी आर कंसर्न विद rate of deformation, that is d theta by dt, and that in case of solids we take only d theta, that is deformation। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई आज, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, चलो ये इम्पोर्टेंट था आज। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। हमने फ्लूइड समझ लिया, अब हम समझते हैं फ्लूइड। Let's start fluid properties। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले हमने फ्लूइड तो हमने समझ लिया, फ्लूइड क्या होता है, प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक any measurable characteristic is property। हर वो चीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, किसी न किसी ज़रिए से हम उसको मेजर कर सकते हैं, वो क्या है, प्रॉपर्टी है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की। हम चैप्टर 1 अपना पढ़ रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यार, फ्लूइड का लेट से एग्जांपल लिक्विड में ऑयल का एग्जांपल लो। अगर आप ऑयल को लोगे तो उसमें क्या ओडोर भी है। ओडोर क्या होता है, स्मेल, खुशबू भी है, कुछ सुगंध भी है उसमें। लेकिन हम सुगंध को नाप सकते हैं क्या, उसको क्या मेजर कर सकते हैं क्या?
यार इतना केजी, इतने न्यूटन की सुगंध आ रही है, इतने मीटर की स्मेल आ रही है, नहीं, हम नाप नहीं सकते हैं, हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि वो कैरेक्टरिस्टिक है, नो डाउट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी इंसान की हम प्रॉपर्टीज़ को, इंसान की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी, हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है, इट्स ए मेजरेबल, इट्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो हाइट क्या है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, हम उसको मेजर कर सकते हैं, इतनी 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 6 इंच। और हम किसी भी ह्यूमन का वेट मेजर कर सकते हैं, इतने केजी, 60 kg, 65 kg, 68 kg इन, ठीक है, वेट हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी इंसान के अंदर कितना गुस्सा है, 1 किलो गुस्सा, 1 लीटर गुस्सा, ये मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। बट इट्स एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि वो कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही फ्लूइड के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओडोर, स्मेल, वो एक कैरेक्टर है। उसका कलर, एक जो अपने घर में जो आप ऑयल यूज़ करते हो, कुकिंग ऑयल, उसका कुछ ना कुछ कलर होगा, वाइट कलर, येलो कलर, डार्क येलो, लाइट येलो, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइड की, ऑयल, लिक्विड की, ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, बिकॉज वी कांट मेजर इट, वी वोंट मेजर इट, राइट। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वही क्या कहलाएगी, फ्लूइड। इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डेंसिटी। It is defined as the ratio of mass of the fluid to the volume, ठीक है। अभी मैं खाली डेफिनेशन लिखिए, समझाता हूँ। मैथमेटिकली इट इज़ गिवन एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रो। इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, रो से। इट इज़ denoted by the symbol rho. Mathematically it is given as रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है केजी। ऐसा ही यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
वॉल्यूम को हम किस में, ऐसा वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इसकी इट्स ऐसा यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट भी पूछता है क्वेश्चन में, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो, मास kg पर मीटर क्यूब है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूलेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से में रिप्रेजेंट करते हैं। kg पर मीटर क्यूब m l टू द पावर -3, या t जो होता है वो टाइम के लिए होता है, तो यहाँ पे टाइम के तो कहीं टर्म है नहीं, सेकंड या मिनट, तो ये m l -3 t 0, ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि एक सेम वॉल्यूम का कंटेनर है, जो अब अपने घर में ऑयल आता है 10 लीटर या 5 लीटर, चलो ठीक है 10 लीटर का मान लो। ठीक है, 10 लीटर का मान लो ऑयल, 10 लीटर का एक कंटेनर मान लीजिए, कनस्तर, आसान भाषा में मैं समझाऊं तो इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज, 10 लीटर का एक कंटेनर है, 2 कंटेनर हैं सेम वॉल्यूम, एक में क्या भरा हुआ है, एक में ऑयल है, एक में कुछ फलाना फ्लूइड है। ठीक है, उसके ऊपर बस बाहर से ही चेपी लगी हुई है, बाहरी स्टिकर लिखा हुआ है कि एक में ऑयल है और सेकंड में वाटर है, और उस पर कुछ डेंसिटी की वैल्यू लिख दी है। लेट्स से डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर, उसके ऊपर जो ऑयल है उसकी डेंसिटी है 900 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर की होती है डेंसिटी, अब वाटर की याद रखना 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, डेंसिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा हूँ। तो एक दो मैंने कंटेनर लिए हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है 10 लीटर, दोनों में 10 लीटर 10 लीटर, एक में पानी भरा हुआ है और एक में ऑयल है, दूर से रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं, और आपसे अगर मैं बोलूँ कि आप कौन सा उठाओगे, आपसे अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से ऑयल का कंटेनर उठाओगे या पानी का उठाओगे, इन दोनों में से सेम वॉल्यूम है 10 लीटर, दोनों में 10, एक में 10 लीटर पानी है, एक में 10 लीटर ऑयल है, और ऑयल की डेंसिटी दोनों की डेंसिटी लिखी हुई है, वो ऑयल की जो ऑयल कंटेनर है उसमें 900 kg पर मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी लिखी हुई है, वाटर की नहीं लिखी हुई है। क्यों नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वाटर एक कॉमन सब्सटेंस है, जनरल सब्सटेंस है, जनरल फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों में से आप कौन सा कंटेनर उठाओगे, मैं हूँगा तो मैं तो भाई ऑयल वाला उठा लूँगा। क्यों उठाऊँगा ऑयल वाला, ऑयल वाला इसलिए उठाऊँगा क्योंकि ऑयल वाले के लिए उठाने के लिए मुझे कम एफर्ट लगाने पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू वाटर। मेहनत तो करनी पड़ेगी, 10 लीटर का कंटेनर है एज कम्पेयर टू दी वाटर। क्यों, समझिए ध्यान से, देखिए वॉल्यूम क्या है, दोनों में सेम है 10 लीटर। ठीक है, तो और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सेम है दोनों में, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मास, जिसका मास कम होगा
उसको मुझे उठाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ऑयल की डेंसिटी क्या है 900 kg पर मीटर क्यूब और वाटर की क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इन द सेम वॉल्यूम ऑयल मतलब 10 लीटर के कनस्तर में ऑयल कितना आ रहा है 900 kg आ रहा है और वहीं पानी कितना आ रहा है 1000 kg आ रहा है। अगर मैं पानी का कंटेनर अगर चूज़ करता हूँ, इफ़ आई चूज़ द वाटर कंटेनर टू पिक instead of the oil container, then I will have to carry 100 kg extra। वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। फॉर द सेम वॉल्यूम में पानी का कितना मास आ रहा है 1000 kg आ रहा है, वहीं ऑयल कितना आ रहा है 900 kg आ रहा है। तो मतलब मुझे 100 kg मास एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा इन केस ऑफ द वाटर के केस में। तो मुझे 100 kg मास ज़्यादा उठाना है तो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तो मेरे हाथ में ज़्यादा पेन आएगा, राइट। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। डेंसिटी इट रिप्रेजेंट द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड, इट उसका भारीपन, इट रिप्रेजेंट द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी represent the heaviness of the fluid. More is the density of the fluid, heavier is the fluid। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके ऑयल और वाटर का एग्जांपल लेके समझा दिया। मोर इज द डेंसिटी, हैवियर द फ्लूइड इज। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा हैवी होगा। मोर इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मोर इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, हैवियर द फ्लूइड इज, उतना ही ज़्यादा वो भारी होगा, हैवियर द फ्लूइड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं डेंसिटी के बारे में। अभी तो पहले देखो मैथमेटिकली कैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम देते हैं, एसआई यूनिट बता दी, डायमेंशनल फार्मूला बता दिया, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता दिया। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। एंड अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में कि प्लीज़ गिव मी द व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बताइए। डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड, सबसे पहले ये बताना है। मोर इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, हैवियर द फ्लूइड इज। एंड फिर उसके बाद आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। मैथमेटिकली इट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, अब नाउ दिस डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द टू पैरामीटर्स। डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द टू पैरामीटर्स, कौन कौन से, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। डेंसिटी इज डिपेंड्स ऑन कलर दूसरा लेंगे, रो डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो क्या होता है, पहले हम प्रेशर देखते हैं। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ फ्लूइड का अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम को क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा।
वॉल्यूम विल डिक्रीज। डेंसिटी क्या डेंसिटी क्या रहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम विल डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम विल डिक्रीज तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या मैथमेटिक या फिजिकली अगर हम इसको ऐसा समझें कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास आ गया। पहले जिस जगह को पहले जो मास 10 लीटर में आना था, 10 लीटर के कंटेनर में आना था, 10 मीटर क्यूबिक के कंटेनर में आना था, अब वो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट गई, तो 5 वॉल्यूम बढ़ गई, तो वो सेम मास तो उतना ही है, तो सेम मास कम जगह में आ गया, तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, हैवियर हो गई। ठीक है, डेंसिटी विल इंक्रीज। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट प्रेशर। मैं लिख भी देता हूँ, विथ इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी इंक्रीजेस। और ये मैंने आपको बता दिया, आपको वाटर की वैल्यू हमें याद रखनी है। वन डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन एज 1000 kg/m³। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर फ्लूइड्स में क्या है, लिक्विड्स और गैसेस। तो लिक्विड में आपको वाटर की याद रखनी है, और गैसेस के लिए एयर की याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2 kg/m³। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा बाद में इसको। इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँ तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, वॉल्यूम विल इंक्रीज, राइट। विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज। क्यों एक इंक्रीज होगी, एक्सपांड होना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज, hence what will happen to the density, density will decrease, hence density will decrease। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। पहले डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड, और डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द टू पैरामीटर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन प्रेशर, द व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम घटेगी तो मैथमेटिकल जो ये जो रिलेशन है यहाँ पर, देखो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम घटेगी तो मैथमेटिकल ये जो रिलेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसका मैंने आपको फिजिकली समझा भी दिया कि वॉल्यूम घटने से जो मास तो कांस्टेंट है, तो सेम मास कम जगह पे आ गया तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आप इसको ऐसे टेम्परेचर के केस में भी समझ सकते हो, एक बार उल्टा। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मास को ज़्यादा जगह मिल गई,
सेम मास जो पहले 900 kg मास था, पहले वो 10 लीटर में आ रहा था। अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से सेम मास ज़्यादा जगह में आएगा। ज़्यादा जगह में आने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा जगह में आने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है। विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। तो आज लगता है आप लोग बहुत ओवरलोडेड हो चुके हो है ना, और टाइम भी पूरा हो गया है, 1 घंटा होने को आया। तो आप लोग तो यार जो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हो नहीं पाएगी, उसको 10 से 15 मिनट, 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, चलो हम कल कंटिन्यू करेंगे। मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज जो बताया, आज हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार। देखो, जब तक shear फोर्स रहेगा तब तक फ्लूइड विल डिफॉर्म कंटिन्यूसली। एज लॉन्ग एज देयर इज shear फोर्स द फ्लूइड विल डिफॉर्म कंटिन्यूसली। अगर फ्लूइड रुका हुआ है, ठहरा हुआ है रेस्ट कंडीशन में, स्टैटिक फ्लूइड, द shear फोर्स इज 0। ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स देखा। सॉलिड्स के केस में ओनली डिफॉर्मेशन डी थीटा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन केस ऑफ फ्लूइड्स के केस में डिफॉर्मेशन के साथ साथ हमें टाइम भी कंसिडर करना पड़ता है, बिकॉज डिफॉर्मेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हेंस इन केस ऑफ फ्लूइड्स वी हैव टू कंसिडर द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज डी थीटा बाई डी टी कंसिडर करना है इन केस ऑफ फ्लूइड्स में। और इन केस ऑफ सॉलिड्स हमें बस खाली डी थीटा लेना है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स हमने देखा। फिर हमने फ्लूइड प्रॉपर्टी स्टार्ट की। प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी डेंसिटी। फिर डेंसिटी की हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा, मैथमेटिक एसआई यूनिट देखी, डायमेंशनल फार्मूला देखा। फिर डेंसिटी डिपेंडिंग ऑन द 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और प्रेशर एंड टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है वो हमने देखा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो ओके, बाय।